Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your base channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं लाइट लेसन का पार्ट 8 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने टॉपिक लिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लस स्फेरिकल मिरर में यूज होने वाले डिफरेंट टर्म्स, जैसा कि यहां पे देख रहे हैं फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप 1 बाय 1 एक एक वीडियो को देखते हुए आइए, तो सिस्टमैटिक तरीके से जब हम स्टडी करेंगे तो हमें हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमारा ब्रेन भी एक साइंस के पैटर्न पर ही काम करता है। तो बेसिक चीज ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को क्लियर करते हुए आएंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर होगा। अगर आप स्विच करके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको पर्टिकुलर टॉपिक समझ में ना आए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप 1 बाय 1 पढ़ते हुए आइए, आपको टॉपिक जरूर समझ में आएगा। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं फोकल लेंथ कौन सा है। सपोज दैट यहां पर ये मैंने लिया हुआ है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में AB नाम का एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जिंग नेचर होने की वजह से ये क्या करता है, फोकस से होकर के जाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होता है, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे जो है फोकस से होकर के जाता है, ये फोकल पॉइंट है। ठीक है, या फोकस बोल सकते हैं। अब मैंने यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से B पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया हुआ है। आपको मालूम है नॉर्मल क्या होता है, जहां पर हम एंगल को फाइंड आउट करने में इजीली समझ सकते हैं। तो इस कंडीशंस में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा, ये क्या है, एंगल I है। ठीक है, अब यहां पर नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, R रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। ठीक है, अब ये फोकस है, तो मैंने बताया था पोल से फोकस के बीच का प्रिंसिपल एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, या नॉर्मली बोल लीजिए पोल से फोकस जहां पर बनता है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब हमें ये देखना है कि इनके और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब दोस्तों मैं पहले डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, फिर 1 बाय मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ वो मैं आपको समझा दूंगा। जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है, पैरेलल रेज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब इंसिडेंट होता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाता है। इस कंडीशंस में जब मैं नॉर्मल को देखता हूं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल I विल बी एंगल R। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। पहले इतने को समझते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है, फिर मैं आगे 1 बाय 1 बढ़ता हूं। देखिए मैंने वही सेम चीज लिखा हुआ है, अ रे AB विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट एंड द पॉइंट B। ये AB है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और किस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, B पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या लिखा है मैंने, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दिस रे पासेस थ्रू इट्स फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये AB जो है यहां B पॉइंट पर जब पड़ेगा, इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर के किस पॉइंट पर जाता है, फोकस से होकर के ये गुजरता है। ठीक है, उसके बाद इफ
सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सी क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, देन सीपी इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही सेम चीजें जो मैंने डायग्राम में पहले भी समझा दिया है। सी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये सीपी, ये जो डिस्टेंस पूरा दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब इफ सी बी इज नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट बी, अब मैंने क्या किया, मैंने ये सी और बी से लाइन को मिला दिया, तो सी बी क्या कहलाएगा, नॉर्मल पॉइंट कहलाएगा या नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, ताकि हम एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल को समझ सकें। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़े हो कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। ठीक है, जो मैंने डायग्राम में आपको बताया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब बोल रहा है अगर ए बी, इफ ए बी इज पैरेलल टू द सी पी, देखिए ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। अब क्या बोल रहा है कि इफ, क्या बोल रहा है, इफ ए बी इज पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू द सी पी, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये ए बी है, तो इस कंडीशंस में ये एक तिरछी रेखा जो है अगर कट करती है, तो आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक तिरछी लाइन जब जाती है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मतलब एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल, यहां मैंने एंगल एस लिखा हुआ है, अगर विजुअल नहीं हो रहा है तो उसको समझिए एस है। ठीक है, या कोई भी आप एंगल मान सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि अगर ए बी इज पैरेलल टू द सी पी तो एंगल आई विल बी एंगल एस, अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है और एंगल आई इज इक्वल टू एस है, तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका भी मान लो एंगल 30 डिग्री है, इसका भी एंगल मान लो 30 डिग्री है, और मैं बोल रहा हूं इसका एंगल इसके एंगल के बराबर है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये आपस में क्या हुआ, दोनों 30 डिग्री हो गया ना, मतलब एस और आर आपस में क्या हो गए, इक्वल हो। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, ये चीज लिखा हुआ है। अब आप देखिए, आप मैथमेटिकल बेसिस पर भी पढ़ सकते हो, एंगल आई इज इक्वल टू आर होता है, और मैंने बताया एंगल आई इज इक्वल टू एस अल्टरनेट की वजह से, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, आपको जो बेटर लगे आप समझ लीजिए उसको। तो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। अब बोल रहा है सो ट्राइंगल सी बी एफ विल बी आइसोसिलीज, ट्राइंगल सी बी एफ विल बी आइसोसिलीज ट्राइंगल। आइसोसिलीज ट्राइंगल में क्या होता है, जब दो एंगल, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनके सामने के जो आर्म्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर एंगल क्या बन रहा है, सी बी एफ, सी बी एफ, ये हमारा ट्राइंगल है। इसमें ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, मतलब ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसिलीज ट्राइंगल हो गया। इस कंडीशंस में इसके सामने का ये और इसके सामने का ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये होगा ना, इसके सामने का ये, इसके सामने का ये आर्म्स आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब सी एफ इज इक्वल टू बी एफ। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर ट्राइंगल सी बी एफ आइसोसिलीज ट्राइंगल है तो इस कंडीशन में सी एफ विल बी एफ बी, जो मैंने डायग्राम में आपको अभी दिखाया। अब क्या हो रहा है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट को ये मान करके बनाया गया है कि एपर्चर्स, जो एपर्चर्स है मिरर का, वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, बहुत ही छोटा का मतलब जस्ट इमेजिन करिए, जो डायग्राम बनाया है ये विजुअल करने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया हुआ है। एपर्चर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। इस कंडीशन में जस्ट इमेजिन करिए, अगर जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा
इस कंडीशंस में जो पैरेलल रेज आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, फोकस होकर के जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशंस में ये जो फोकस है ये लगभग लगभग आप देखेंगे ये जो बी पॉइंट है यही हमारा ए बी था, तो ये बी पॉइंट लगभग लगभग किसके करीब में है, पोल के करीब में है। ए बी जो है ये नियर अबाउट पोल के करीब में है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये पोल के करीब में, मतलब इसका लेंथ इस पे करीब में, मतलब ऐसे बराबर होंगे आपस में। तो इसी चीज को एज्यूम करके ये फॉर्मूले बनाए गए हैं और कॉन्सेप्ट को माना जाता है। क्या बोल रहा है, इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, बहुत छोटा है अपर्चर, ठीक है, छोटा सा मिरर है, ठीक है, छोटा सा, एकदम छोटा सा। इस कंडीशंस में देन द बी लाइज क्लोज टू द पी, जो मैंने आपको दिखाया कि मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से पैरेलल रेज इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस होकर के जा रहा है। तो ये जो लाइन है ये ए बी हमारा है, ठीक है। अब बी देखिए एकदम करीब में है, बी और पी एकदम करीब में है, तो मान लिया जाता है कि भैया ये लाइन जो है एकदम क्या है, इसके पी के करीब में है, मतलब इन दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, लगभग बराबर होगा। वही चीज मैंने लिखा है, सो दैट एफ बी विल बी इक्वल टू, नियर अबाउट में है एफ पी, मतलब डायग्राम को देखें, बड़ा सा जो बना है उसके बेस पर समझ में अच्छे से आएगा, मतलब एफ बी विल बी इक्वल टू एफ पी, यही होगा। अब एक चीज को समझिए, अगर एफ बी इज इक्वल टू एफ पी हो रहा है, ठीक है, और ये इसके बराबर था, तो इसका मतलब सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ पी होगा, ये होगा ना, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी होगा, यही चीज होगा। यही चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इस कंडीशंस में एफ पी विल बी सी एफ, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, ये एफ पी जो है ये सीपी के किस पर है, हाफ पोजीशन पर है, ये चीज हो रहा है। अगर ये बराबर है और ये बराबर है, मतलब ये हाफ हाफ मिल करके 1 बन रहा है, तो ये पूरा लाइन में 1 का ये पोजीशन क्या होगा, हाफ कंडीशंस में हो जाएगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि एफ पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सीपी, मैं भी लिख सकता हूं क्या, एफ पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सी पी। अगर ये दोनों बराबर थे, दोनों को जोड़ करके एक पूरा लाइन बन रहा है, तो इसके हाफ पर, ये इधर का आधा ये इधर का आधा मिल करके एक पूरा बना, तो इसमें अगर ये पोर्शन को मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं ये पूरे के किस पर है, हाफ पर ये है। ये चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है और ये चीज मैंने यहां पर आपको लिख करके दिखा दी है। तो एफ पी इज इक्वल टू सी एफ, और ये किसके होगा, हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ द सी पी, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये एफ पी क्या है, फोकल लेंथ है, और सी पी क्या है, आर है, यही है। तो अब देखिए यहां पर, तो अब देखिए यहां पर एफ पी को मैं क्या लिख सकता हूं, फोकल लेंथ, एफ पी, ध्यान से देख लीजिएगा डायग्राम को, एफ पी को मैं क्या लिख सकता हूं, फोकल लेंथ, ठीक है, और सी पी क्या होगा, आर होगा। तो मैं यहां पर एफ पी की जगह पर फोकल लेंथ लिख दिया, और सी पी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, और उसके हाफ में है। मतलब मुझे ये चीज समझ में आया कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि फोकस जो होता है, डायग्राम को देखिए, एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोकल पॉइंट या फोकस होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर होता है, आधे दूरी पर होता है। आपको जैसे समझ में आए आप दोनों एंगल से इसको समझ करके रखिएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। यही रिलेशनशिप है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको उन न्यूमेरिकल्स को भी कवर करवाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन हमको आना जरूरी है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके फॉर्मूला बेस पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक चीज क्रिस्टल
क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखिए, हम उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन दिया है उसे जरूर क्लिक कर लें, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।